Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to class 12th present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we have started our chapter named as the alternate current. हम लोगों ने इसी को स्टार्ट कर दिया है and we have completed the two lectures on this chapter. The first lecture will describe more about the alternate current, जिसके बारे में हम लोगों ने alternate current के equation को देखा, उसके peak current, instantaneous current, and after that we also introduced the two different kinds of current. The first one was the average current and then one was the RMS current, means root mean square current. And the second lecture was totally dedicated on the numerical that you have seen earlier. Now, in today's lecture and from this lecture onwards, we are going to study that alternate voltage जो हम लोग E is equal to E naught sin omega t जो कि हमें AC जनरेटर से प्रोड्यूस होके मिला था. Now we are going to connect that alternate voltage to resistor, then to the inductor and then to the capacitor. यानी आज हम लोग उस अल्टरनेट वोल्टेज को अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और उनके रिजल्ट और उनके कंक्लूजन्स क्या है उनके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर गोइंग टू द कनेक्शन ऑफ द अल्टरनेट वोल्टेज विद दीज इंडिविजुअल डिवाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टर्म एंड दिस इंपॉर्टेंट टर्म इज फेजर डायग्राम. तो आज हम लोग एक नए टाइप का डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. ये डायग्राम, प्लीज लेट मी क्लियर इनिशियली, इट इज नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट लेबल डायग्राम. तो ये किसी मशीन का या किसी डिवाइस का लेबल डायग्राम नहीं होने वाला है. सेकेंडली, ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होने वाली है, ये कोई वेरिएशन भी नहीं होने वाला है कि अगर आप फर्स्ट थिंग को अगर चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड थिंग आपकी कुछ इस अकॉर्डिंग वेरी करेगा. तो आज का ग्राफ, आज का जो टॉपिक है फेजर डायग्राम, वो एक तरीके से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है जो अब तक आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया, मतलब आप लोगों ने नहीं देखा था, बिकॉज अब तक उसे अप्लाई करने की कंडीशन नहीं आई थी. So first of all, let's talk about what is the phasor diagram. So basically diagram है तो इसमें हम कुछ draw करने वाले हैं, but here we have phasor. This phasor word comes from this word named as phase angle. तो ये जो phasor word है वो इस टर्म से आया है जिसका टर्म का नाम क्या है, phase angle, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे. That means when an alternate voltage, check this out, हमारे पास वोल्टेज कितना होता है अल्टरनेट वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t. This is our alternate voltage where E stands for the instantaneous EMF, E naught stands for the peak EMF, and this omega t, it is being called as your phase angle. So, आज हम लोग अल्टरनेट वोल्टेज को अल्टरनेट करंट के साथ और उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल. फेज एंगल की टर्म्स में हम लोग वेरिएशन को देखेंगे, क्योंकि यही वो एंगल है, यही वो चीज है जो आपके ईएमएफ की पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करेगा. बिकॉज दिस फेज एंगल कंटेन्स टू टर्म्स. इस फेज एंगल में देखिए दो टर्म्स है. वन इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई म्यू, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, बट अनदर वन इज टाइम. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा आपकी ओमेगा टी का वैल्यू बदलेगा, यानी आपका फेज एंगल बदलेगा. जैसे जैसे आपका फेज एंगल बदलता है आपके साइन फंक्शन की वैल्यू भी, यानी उसकी फाइनल आंसर भी चेंज होगा. और अगर साइन फंक्शन अपना वेरिएशन शो करता है तो ईएमएफ भी चेंज होगा. तो यानी अल्टरनेट वोल्टेज जो इस चैप्टर की शुरुआत थी और जिस चीज के ऊपर ये चैप्टर बेस है, दैट अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट, इट इज दैट हुज मैग्नीट्यूड इज चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. तो ये जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फेज एंगल. तो आज हम लोग इसी वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल की टर्म में.
ओके, सो अल्टरनेट वोल्टेज हमारा ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन व्हाट इज द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम है क्या? इट इज द रिप्रेजेंटेशन, it is the representation of alternate voltage और करंट। आप अल्टरनेट वोल्टेज भी शो कर सकते हैं यहां पे, और आप अल्टरनेट करंट को भी शो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फेज एंगल। किसकी टर्म में? उनकी फेज एंगल की टर्म में आप लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। where the length of line or vector will represent the peak value। वो आपको क्या रिप्रेजेंट करके देगा? द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। चलिए इसको मैं आपके सामने एक बार शो करके दिखाता हूं, देन इट वुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो एज यू ऑल नो दैट ये हमारा अल्टरनेट वोल्टेज है, और लेट सपोज लेट द अल्टरनेट करंट, हमारे पास जो हमारा करंट है दैट अल्टरनेट करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेट सपोज आपका करंट का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, ओके क्योंकि मैंने यहां पे प्लस फाइव इसलिए ऐड किया है क्योंकि आगे जाके अभी हमें पता चलने वाला है कि वोल्टेज का और करंट का, यानी अल्टरनेट ईएमएफ और अल्टरनेट करंट, इन दोनों के फेज एंगल हर बार सेम नहीं होते। दे आर नॉट सेम एट एवरी टाइम। ओके, हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी दैट E is equal to E naught sin omega t, तो then I is equal to I naught sin omega t। वो एक पर्टिकुलर केस था जहां पे दोनों के फेज एंगल सेम होते हैं, और आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर केस व्हेन द फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एंड द फेज एंगल ऑफ करंट इज सेम, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी के लिए मैंने एक रैंडम ले लिया है कि हमारे पास अल्टरनेट करंट कुछ ऐसा है जिसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ईएमएफ का फेज एंगल हमेशा ओमेगा टी रहेगा क्योंकि ये जनरेटर बना के दे रहा है। करंट का फेज एंगल बदला जा सकता है और चेंज भी हो सकता है, दैट वी विल टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर, और लेटरली नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट करने के तरीके को देखते हैं, फिर इस मुद्दे पे आएंगे कि ये प्लस फाइव जाएगा माइनस फाइव या यहाँ पे ओमेगा टी, वो बाद का मुद्दा है। पहले रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, चेक दिस आउट। सो टू रिप्रेजेंट दिस वी यूज ओनली द ग्राफिकल मेथड। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे ही ले लिया हम लोगों ने। बट लेट मी क्लियर फर्स्टली, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेटा, इट इज नॉट अ ग्राफ। ये ग्राफ नहीं है, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये कोई वेरिएशन नहीं है। ओके, वेरिएशन मतलब जब आप किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में कंपेयर करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस केवल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस बात को प्लीज सबसे पहले अंडरस्टूड करेंगे। इट इज जस्ट ओनली द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट वोल्टेज या फिर अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट करने का केवल ये एक तरीका है, बस जस्ट ओनली तरीका है। तो इसे कोई ग्राफ ना समझे और इसे कोई वेरिएशन ना समझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो एज यू नो दैट कि जब भी हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक रेफरेंस की जरूरत होती है, यानी हमें एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे एक्सिस की जरूरत होगी जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा चीजों को मेजर करेंगे। और यहां पे हम लोग इस वाली लाइन को मेजर करेंगे, ये वाला लाइन। सो वी कॉल दिस एज अ रेफरेंस लाइन। क्या बुलाओगे आप लोग इसे? You will call this as a reference line। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, यानी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप यहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, इससे भी रेफरेंस मान सकते हो, मतलब जहां से आप स्टार्ट करना चाहो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मोस्टली एंड स्टैंडर्डली हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यही हमारा रेफरेंस लाइन है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट एंड चेक दिस आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर E is equal to E naught sin omega t।
एंड प्लीज, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज का और करंट का। अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसकी टर्म में? एंगल की टर्म में, फेज एंगल। तो चलिए पहले वोल्टेज पे आ जाते हैं। तो वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी, यानी वोल्टेज ओमेगा टी एंगल बना रहा है। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। सो फ्रॉम द रेफरेंस लाइन वी विल ड्रॉ द लाइन। तो रेफरेंस लाइन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एंड दिस लाइन का जो लेंथ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, वेयर द लेंथ ऑफ द लाइन, वो जो लाइन और जो वेक्टर आपने बनाया है उसकी जो लेंथ है वो आपको पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग सिंस अल्टरनेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अल्टरनेट वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है? E नॉट। तो ये आपको E नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट E नॉट। ये जो लेंथ है ये E नेट को रिप्रेजेंट करती है। प्लीज आई एम सेइंग इट इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। एंड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन ये कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। सो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अल्टरनेट वोल्टेज में दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पीक वैल्यू, एक फेज एंगल। ओके हाँ, वेरिएशन का जो फंक्शन है वो तो हमेशा साइन ट्रिग्नोमेट्री रहने वाला है। तो हमारा जो पीक वैल्यू है वो हमेशा लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सो व्हाट आई रिप्रेजेंटेड? आई रिप्रेजेंटेड द अल्टरनेट वोल्टेज हियर। एम आई क्लियर टू दैट? इन अ सेम मैनर, ये तो वोल्टेज रिप्रेजेंट की, ऐसे ही अगर मुझे करंट रिप्रेजेंट करना है, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट द करंट, सो हम लोग देखेंगे करंट का पीक वैल्यू क्या है? I नॉट। तो व्हाटएवर बी द लेंथ, जो भी करंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका जो भी लेंथ होगा वो उसके पीक करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड नाउ चेक आउट द फेज एंगल। वोल्टेज का फेज एंगल इज ओमेगा टी एंड करंट फेज एंगल इज ओमेगा टी प्लस समथिंग। इस पे बात पे ध्यान दीजिए कि जो वोल्टेज का फेज एंगल है और जो करंट का फेज एंगल है, इन दोनों के टर्म में व्हाट इज फेज डिफरेंस? दोनों के टर्म में फेज डिफरेंस कितना है? फाई। तो फाई इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। फेज में कितना डिफरेंस है? तो फेज का डिफरेंस कितना है? फाई। और यहां पे अगर आप चेक आउट करें, करंट का जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी जितना यहां था उससे फाई एंगल एक्स्ट्रा है, यानी जो करंट है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में फाई एंगल आगे जाना चाहिए, इट शुड गो। एंड फाई एंगल अगर आगे जाते हैं, सो इफ वी गो फाई एंगल बियॉन्ड अहेड ऑफ द वोल्टेज, तो इसकी जो लेंथ है वो I नॉट को रिप्रेजेंट करेगी और ये आपका फाई एंगल। फाई एंगल आगे गए तो दिखा दिया। और अगर हम लोग करंट के मेन एंगल को देखें तो करंट का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। और फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से ड्रॉ किया जाएगा। तो करंट का फेज एंगल कितना हुआ? रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी प्लस फाई। This is the way of representing the alternate voltage or alternate current in terms of the phase. And that's why, since आप लोग यहाँ पे phase angle की term में represent कर रहे हैं, that's why it is called as a phasor diagram. Please, I am again repeating, it is not any label diagram of any device. ये किसी भी device का label diagram नहीं है जिसमें आप parts को ढूंढते हो। नंबर 2, ये कोई ग्राफ नहीं है, तो आप इन लाइंस को देख के ये ना समझे ये किसी चीज का ग्राफ या फिर वेरिएशन होगा। एंड नंबर 3 इज दैट कि ये जो ग्राफ है, ये जो वेरिएशन है साइन के अकॉर्डिंग, तो हम तो जानते हैं साइन का फंक्शन ऐसे वेरी करता है, बट हम यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं। वी आर नॉट शोइंग द वेरिएशन, वी आर शोइंग द फेज एंगल की टर्म में। तो हम केवल रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। We are finding a method of representation. ओके, इस चीज में और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस टेक्निक और लर्निंग सच टाइप ऑफ टेक्निक दैट यू विल गेट टू नो इन अ लेटर लेक्चर्स। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसका एडवांटेज अपने आप समझ में आएगा, एंड एट द लास्ट you will clearly show that, और आप इस चीज को clearly accept करेंगे, सर यस डेफिनेटली फेजर डायग्राम हमें बहुत हेल्प करता है अल्टरनेट वोल्टेज जिसकी रिस्पेक्ट से या जिसकी वजह से अल्टरनेट करंट बनता है।
तो कैसे रिप्रेजेंट किया, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमने पहले वोल्टेज को देखा, हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वोल्टेज का पीक वैल्यू ई नॉट, वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी। तो याद रखिए फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से बनाया जाएगा। सो द फेज एंगल इज ऑलवेज बीन ड्रॉन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। तो वोल्टेज का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, हमने दिखा दिया, और उसकी पीक वैल्यू ई नॉट। फिर हम लोग करंट पे गए, तो लेट्स सपोज करंट का इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी करंट का जो फेज एंगल है उन दोनों में डिफरेंस कितना है, करंट और वोल्टेज में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फाई, और करंट जो है वो फाई एंगल आगे चल रहा है क्योंकि प्लस फाई है, तो हम इसे फाई एंगल आगे लेके जाएंगे। तो यानी करंट का रेफरेंस लाइन से एंगल क्या बना, ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, प्लीज नोबडी थिंक दैट कि सर ये ओमेगा टी था ये फाई था तो आई के लिए हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया। नो, हम लोग यहाँ पे ऐड करके ओमेगा टी प्लस फाई नहीं लिख रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि ओमेगा टी प्लस फाई है। लकीली यू आर वेरी लकी कि ओमेगा टी और फाई को अगर ऐड करेंगे तो पूरा एंगल दिखेगा। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, दिस ओमेगा टी प्लस फाई रिप्रेजेंट्स द फेज एंगल ऑफ करंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट का फेज एंगल, और फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से, तो यानी रेफरेंस लाइन से लेके करंट तक ओमेगा टी प्लस फाई होना चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि ये दोनों का सम जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि इस बार नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, इफ I is equal to I naught sin omega t minus phi, अगर आपका फेज एंगल कुछ ऐसा हो तो क्या हो, चलिए एक बार इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, इट इज योर रेफरेंस लाइन, डन है। ओके नाउ वोल्टेज, तो वोल्टेज तो देखो हमेशा यही रहने वाला है, इसका फेज एंगल ऑलवेज ओमेगा टी, वोल्टेज हमेशा ओमेगा टी, क्योंकि एसी जनरेटर ने यही बना के दिया है। तो आपका स्टार्ट करते हैं, तो चलिए आई ड्रॉ ई नॉट, तो फेज एंगल रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी। नाउ दिस टाइम करंट जो है वो ओमेगा टी माइनस समथिंग है, ओमेगा टी में से फाई माइनस करना है। तो अगर फाई एंगल पीछे ले आओ, मान लीजिए मैंने फाई एंगल नीचे ले लिया, माइनस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ले गए, और मैं यहां पे ले गया आई नॉट, दिस इज आई नॉट। बट अगर आपका आई नॉट नीचे की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है तो प्लीज अगेन डू नॉट थिंक कि ये नेगेटिव है, प्लीज मैं इस बात को पहले बता रहा हूं कि आप इसे ये मत समझो कि हम लोग नेगेटिव करंट दिखा रहे हैं, ये कोई ग्राफ नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। तो वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट कितना एंगल पीछे है, फाई एंगल पीछे, बना दिया फाई एंगल पीछे। अब करंट का जो फेज एंगल था वो कितना था, द फेज एंगल ऑफ करंट वाज ओमेगा टी प्लस फाई, और करंट ये रहा आपका रेफरेंस लाइन, क्योंकि फेज एंगल रेफरेंस लाइन से आता है, तो ये आपका कितना बचा, ओमेगा टी माइनस फाई। यहां पे कोई ये भी ना सोचे सर ये फाई है ये ओमेगा टी है तो फाई माइनस ओमेगा टी, प्लीज यहाँ पे कोई कैलकुलेशन या कोई ग्राफिकल या वेरिएशन टाइप की कोई चीज नहीं है, ये बस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या यहां से देखो सब कुछ पता चल रहा है कि वोल्टेज का पीक वैल्यू ओमेगा टी है, वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी, पीक वैल्यू ई नॉट और आपका फेज एंगल ओमेगा टी। करंट वोल्टेज से फाई एंगल पीछे है, और करंट का रेफरेंस लाइन से अगर एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, इसका मतलब करंट का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस फाई होगा। तो आप यहां से कैलकुलेशन देख के कभी भी मत ट्राई करना और कभी भी अप्लाई भी मत करना कि आप ये सोचे ओके सर ये तो फाई माइनस ओमेगा टी। यहां पे हम लकी थे कि हमें ये दिखाई दे गया कि सर ओमेगा टी प्लस फाई इसलिए जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने जोड़ा नहीं है, हमने तो रेफरेंस लाइन से फेज एंगल बनाया। तो पहले हमने वोल्टेज का फेज एंगल बना दिया, फिर करंट का जो कि ओमेगा टी प्लस फाई था। यहां पे भी रेफरेंस लाइन से पहले वोल्टेज का, रेफरेंस लाइन से करंट का, बट नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि वो उससे फाई एंगल पीछे चल रहा था। Got that point? So this is whole about how to represent the alternate voltage and alternate current in terms of phase, और यही कहलाता है फेजर डायग्राम।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इट वुड बी वेरी ईज एंड वेरी कंफर्टेबल. बट बिफोर गोइंग टू दैट एंड बिफोर गोइंग टू दिस फॉरवर्ड लेक्चर, अभी हम आगे लेक्चर को नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाएंगे. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन दैट प्लीज फॉरवर्ड टू द रजिस्टर, और जो आगे का टॉपिक होने वाला है ओनली व्हेन यू आर क्लियर विद कि सर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्लीज अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए. पॉज द वीडियो हियर इटसेल्फ, गो बैक देयर साइड, वापस से एक बार पीछे जाइए, एक बार वापस से रिपीट कीजिए, वापस से देखिए और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया. सो ये तब जब हमारा i i0 sin ओमेगा t प्लस फाइव था. ये ग्राफ तब होगा, या सॉरी ये फेज डायग्राम तब होगा जब हमारा ओमेगा t माइनस फाइव. EMF ऑलवेज ओमेगा t रहेगा. EMF में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि AC जनरेटर यही आपको बना के दे रहा है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज योर फेजर डायग्राम जिसे अभी हम लोग आगे रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं. एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोग AC वोल्टेज, अल्टरनेट वोल्टेज को हम लोग रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे. सो आवर टॉपिक इज गोइंग टू कंटिन्यू दैट अल्टरनेट सोर्स with नंबर वन. जो पहला काम करने वाले हैं वो क्या? ओनली रजिस्टर. तो चलिए इस AC सोर्स को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं. लेट अस कनेक्ट विद द रजिस्टर. ओके, सो लेट्स हैव द डायग्राम. दिस इज योर सर्किट डायग्राम. प्लीज यहां पे कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लोग क्लियर करेंगे. ये कौन सा डायग्राम है? सर्किट डायग्राम. और अभी अभी जो सीखा वो क्या था? वो फेजर डायग्राम था. तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर. सर्किट डायग्राम, वी हैव अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R connected across an AC source E is equal to E0 sin omega t. डन है? तो इस बार हम लोगों ने AC सोर्स के साथ एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया. ओनली रजिस्टर, सर्किट में कोई दूसरा एलिमेंट या दूसरा डिवाइस नहीं है. सो व्हाट वी हैव, लेट अस कंसीडर एन AC सोर्स E is equal to E0 sin omega t connected across a resistor. किसके अक्रॉस लगा दिया आप लोगों ने? A resistor with resistance capital R. So you are connecting this across a resistor of resistance capital R. तो आप लोग रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. So thus current, हमारे पास करंट कितना होगा? तो करंट इज इक्वल टू, अब रजिस्टर में करंट का फॉर्मूला रजिस्टर से रिलेटेड, वो तो हमें ओम्स लॉ देगा. सो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू E बाय R. तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन यानी रेजिस्टेंस जो हमारे पास है. तो हमारे पास I इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t प्लस divided by R, where इस E0 by R को, where E0 by R यानी पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाएंगे? पीक करंट. और अगर ये पीक करंट है तो I is equal to I0 sin ओमेगा t. I know हम लोग ये चीज पहले ही स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, वहां पे भी हम लोगों ने रजिस्टर कनेक्ट किया था. बट आज इसे एक बार वापस से रिपीट करने की जरूरत थी क्योंकि आज हम लोगों ने फेजर डायग्राम भी सीखा है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन वी हैव इन ओनली रजिस्टर? द कंक्लूजन इज व्हेन वी कनेक्ट एन AC सोर्स, जब भी हम एक AC सोर्स रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगा एंड दैट करंट वुड बी I0 sin ओमेगा t. तो अगर आप E is equal to E0 sin ओमेगा t देते हो तो आपको I is equal to I0 sin ओमेगा t. तो दोनों का फेज एंगल क्या है? व्हाट इज द फेज एंगल? वोल्टेज का भी फेज एंगल ओमेगा t है और करंट का भी फेज एंगल ओमेगा t है. तो दोनों का फेज एंगल सेम. तो कंक्लूजन या नोट क्या निकला? नोट इज
in only register current and voltage are in same phase, कि करंट और वोल्टेज हमेशा क्या रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। और अगर फेज सेम है, कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, बताइए। अगर दोनों का फेज सेम है तो दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। इसका मतलब ना तो कोई आगे चल रहा है, फेज एंगल की टर्म में बात कर रहा हूं, फेज एंगल की टर्म में, ना तो एंगल की टर्म में कोई आगे चल रहा है, ना ही कोई एंगल की टर्म में पीछे चल रहा है। इसका मतलब दोनों के फेज एंगल सेम है। चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी फेजर डायग्राम। अब हम लोग इसका क्या बनाने वाले हैं, फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वोल्टेज, तो पहले वोल्टेज बना ले। तो वोल्टेज कितना दिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये बना ली हम लोगों ने वोल्टेज, ई नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसका एंगल ओमेगा टी, वोल्टेज हो गया। अब आ जाइए करंट पे। तो करंट का पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट, और करंट का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी। यानी करंट का भी रेफरेंस लाइन से एंगल उतना ही होगा जितना वोल्टेज का है। यानी करंट ना तो वोल्टेज से आगे बनेगा, ना वोल्टेज से पीछे, जैसे अभी हम लोगों ने ट्राई किया था। तो करंट कहां बनेगा, करंट वहीं पे बनेगा जहां पे आपका वोल्टेज है, आई नॉट। हाँ, करंट की वैल्यू, करंट की ये वाली वैल्यू इस ई नॉट की वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो आई नॉट ई नॉट से ज्यादा कब होगा, जब आर इज लेस देन 1। अगर आपका रेजिस्टेंस 1 से छोटा, ये तो छोटा सा मैथमेटिकल लॉजिक है कि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से ज्यादा तब होगी जब आर 1 से छोटा है, और अगर आर ग्रेटर है तो आई नॉट छोटा होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर टू अबाउट द मैग्नीट्यूड हियर। अभी के लिए हम नहीं देख रहे हैं कि इसका वोल्टेज ये है और इसका करंट ये है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा है कौन कम है, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इस एक्सप्रेशन पे। बट द मेन पॉइंट, और जो कहते हैं ना मेन मुद्दा है, वो मेन पॉइंट है फेज एंगल का। तो यहां से क्लियरली डायग्राम में देखो, डायग्राम से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि वोल्टेज का पीक वैल्यू ई नॉट है और वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी है। करंट का पीक वैल्यू आई नॉट है, करंट का फेज एंगल ओमेगा टी है। यानी करंट और वोल्टेज दोनों का फेज एंगल सेम है, दोनों के फेज में डिफरेंस 0 है। Am I clear? फेजर डायग्राम कि हम लोगों ने रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके पहले उसका सर्किट डायग्राम, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड नाउ द फेजर डायग्राम। डन है? एंड नाउ द लास्ट थिंग जो अभी हम लोग करेंगे वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफिकल डायग्राम। तो आप 3 तरीके से डायग्राम बनेंगे, एक तो सर्किट का, एक फेज का, और अब ग्राफिकल। तो ग्राफिकल पे आ जाते हैं, प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट। तो ग्राफिकल डायग्राम ऑब्वियसली बात है, ग्राफ है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका ईएमएफ। चलो ईएमएफ को देखते हैं। सो ईएमएफ टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। तो ये रहा हमारा ईएमएफ, दिस इज द ईएमएफ वेरिएशन, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा ईएमएफ है, साइन 0 0, साइन 180 पे जाके मैक्सिमम हो जाए, सॉरी 180 पे जाके फिर से 0, 90 पे मैक्सिमम, एंड सो ऑन। क्लियर टू दैट? सिमिलरली अब करंट पे बात करें तो करंट का भी इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी करंट भी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, साइन के अलग ही वेरी करेगा। यानी अगर इसका ओमेगा टी 0 है तो इसका भी ओमेगा टी 0, इसका ओमेगा टी अगर 90 पहुंचा तो इसका भी 90, क्योंकि दोनों सेम फेज में है ना। तो जिस जिस एंगल से वोल्टेज वेरी करेगा, ध्यान से सुनना, जिस जिस एंगल से वोल्टेज वेरी करेगा आपका करंट भी वैसे ही वेरी करेगा। बट करंट का पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से अलग है, और हम लोगों ने इसमें यहाँ पे छोटा माना। आप चाहे तो बड़ा ले सकते हैं, आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं, क्या पता आर की वैल्यू अगर 1 हो गई,
इफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम तो ई नॉट और आई नॉट न्यूमेरिकली तो इक्वल आएंगे। तो मैंने यहां पे स्मॉल लिया है, देन आई विल ड्रॉ दिस। So this red line graph, it represents the graph of I is equal to I naught sin omega t। और इसका जो पीक वैल्यू है, this is the I naught, ये हमारा I naught है। और यहां से लेके यहां तक ये जो कंप्लीट ब्लैक है ये आपका E naught है। तो E naught I naught से ज्यादा रखा था हम लोगों ने यहाँ पे, तो इस वजह से ये है। कहने को आई नॉट भी ज्यादा हो सकता है, तो अगर आप आई नॉट को यहाँ पे ज्यादा दिखाते हो, अगर आई नॉट की लेंथ जैसे मैंने बताया था ना, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट, तो अगर वो ज्यादा रखते हो तो यहाँ पे भी ज्यादा ही बनाना, ठीक है। इक्वल रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने इक्वल रखा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपने मान लीजिए ई नॉट और आई नॉट दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, अगर आर की वैल्यू 1 है तो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, तो आप उसे डायग्राम में दिखाएंगे कैसे। एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो आई थिंक वो टीचर को या किसी को विजिबल नहीं होगा। सो फॉर दैट दोनों की वैल्यूज को थोड़ा सा अलग रखिए, किसी ज्यादा या किसी कम, वो तो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हेन द अल्टरनेट सोर्स इज कनेक्टेड विद ओनली रजिस्टर। अगर आप अल्टरनेट सोर्स को किसके साथ कनेक्ट कर दें, ओनली रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दें, तो अगर आप उसे रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दिस वुड बी इट्स सर्किट डायग्राम, दिस वुड बी इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट नोट, और नोट क्या है और रिजल्ट क्या है कि अगर रजिस्टर कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में ही चलेंगे, यानी उनका फेज एंगल सेम रहेगा। This is the phasor diagram representation and this is the graphical diagram representation. Done to that? So that is our first topic. ये हमारा first topic है जिसे आप लोग कॉपी कीजिए by pausing the video. Please note down कीजिए। ऐसे ही अब हम लोग दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहला डिवाइस हो चुका है। What is the first device? Only register हो गया हमारे पास। Now we are approaching on the second device. चलिए अब हम लोग अगले डिवाइस के बारे में बात करेंगे, एंड द नेक्स्ट डिवाइस इज ओनली इंडक्टर। तो नेक्स्ट डिवाइस ले लेते हैं नंबर 2, ओनली इंडक्टर। तो चलिए एसी सोर्स को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। इंडक्टर याद है ईएमआई के अंदर द सेल्फ इंडक्शन जिसने किया था, जिसे दूसरी भाषा में सोलिनॉइड भी बुला सकते हैं। सो हियर आई हैव अ इंडक्टर with an AC source, E is equal to E naught sin omega t, and inductor with inductance L। तो अगर हम एक इंडक्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये पता लगाएंगे कि उसमें करंट कितना होगा, और अगर वो करंट होगा तो वो क्या सेम फेज में होगा, और उसका ग्राफिकल जो काम अभी हम लोगों ने रजिस्टर के साथ किया वही सारा काम हम इंडक्टर के साथ करेंगे। लेट्स स्टार्ट दैट, चलिए करते हैं। So what we have? Let us consider an inductor of inductance capital L। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? कैपिटल L connected across, so you are connecting this across an AC source। आप लोग उसे कहां कनेक्ट कर रहे हैं? आप लोग उसे एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। E is equal to E naught sin omega t। ओके, तो चलिए इसका करंट पता लगाते हैं, बट करंट तक जाने से पहले आपको एक बार इंडक्टर का काम करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। इंडक्टर डेफिनेटली एक ऐसा डिवाइस है, यानी सोलिनॉइड ही है, बट एक ऐसा डिवाइस जो सेल्फ इंडक्शन करता है, मींस which is going to induce the current within the coil by itself। करता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होता है। so the EMF induced by inductor। तो इंडक्टर कितना EMF इंड्यूस करेगा ये आप सब जानते हैं, -L/di/dt। याद कीजिए EMF induced is equal to -d∅ by dt, Faraday law of EMI, and phi is equal to L into I।
यहीं से हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस पता लगाया। तो ये वो ईएमएफ है जो वो इंड्यूस कर रहा है और कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट। तो हमें कितना देना पड़ेगा, इस बात को याद कीजिए। द सेम टॉपिक जो मैंने आपसे लास्ट चैप्टर ईएमआई में वाइल्ड आई डिस्कस वाइल वी आर डीलिंग विद द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो अगर हम किसी भी इंडक्टर को कोई भी सोर्स दे रहे हैं, पहले तो चलो हम बैटरी कनेक्ट करते थे, डीसी सोर्स था, बट अब हमारा एसी सोर्स है। तो अगर हम एसी सोर्स देंगे तो एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू बदल रही है, तो अगर वैल्यू बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, तो करंट बदलेगा। और अगर करंट बदलता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट ये जो ईएमएफ है ये हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसे ई डैश का नाम दे देते हैं। इट विल बी अपोजिंग द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। सो ईएमएफ should be supplied, EMF should be supplied by AC source। तो AC सोर्स को कितना EMF देना पड़ेगा? Exactly equal and opposite to the EMF induced। भाई AC सोर्स को कितना देना पड़ेगा? AC सोर्स को उतना ही EMF देना पड़ेगा जितना आपके इंडक्टर ने इंड्यूस किया है, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो उसे ओवरकम कर सके। क्लियर है? तो हमें कितना, यानी एसी सोर्स को कितना ईएमएफ देना पड़ेगा? LdI/dt। Am I clear to this topic? This was the EMF जो उसमें इंड्यूस हुआ, कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट। और ये वो EMF है जो हम देंगे मतलब एसी सोर्स देगा। डन है? तो यहां से करंट कितना आएगा? The DI would be E/L/dt। Am I clear to that? तो यहां से करंट की वैल्यू मिल गई। देखो हम लोगों ने वही प्रोसेस किया है जो हम रजिस्टर में करते थे। हमारे पास वोल्टेज था, अपोजिशन थी, हमने करंट निकाला। तो रजिस्टर पे ओम्स लॉ अप्लाई होता है, तो हमें करंट निकालने का वो रास्ता मिल गया। बट इंडक्टर पे ओम्स लॉ काम नहीं करता है, तो इंडक्टर पे फैराडे का लॉ काम किया, और यहां से हमें डीआई मिल गया, स्मॉल चेंज इन करंट। हाँ, DI यानी स्मॉल चेंज इन करंट मिला है, तो टोटल करंट निकालने के लिए व्हाट इज द मेथड? हम इसके इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे, तो वी विल प्रोसीड। बट बिफोर दैट DI इज इक्वल टू E/L/dt। और ये E क्या था? व्हाट वाज दिस E? दिस वाज द EMF ऑफ AC सोर्स जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो कितना है? E0 sin ओमेगा t। सो इट वुड बी DI इज इक्वल टू E0 sin omega t divided by L dt। Am I clear to that? Am I clear with equation 1? Sorry, equation 2 यहां तक क्लियर है? तो हम लोगों ने EMF इतना दिया, तो हमारा स्मॉल चेंज इन करंट स्मॉल टाइम में मिल गया। तो लेट अस फाइंड आउट नेट करंट कितना दोगे आप लोग। तो नेट करंट कितना बनेगा आप लोगों का वो पता लगाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन बोथ द साइड। E0 sin ओमेगा t by L dt। कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं पूरी एक साइकिल का। तो di का इंटीग्रेशन I। ओके, नोबडी विल थिंक दैट, प्लीज बेटा, ओके आ जाता है दिमाग में, तो इसे पहले ही क्लियर कर देता हूं। इट इज नॉट एन इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये इनडेफिनिट नहीं है कि इंटीग्रेशन करने के बाद आप कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ये डेफिनेट है। मैंने अभी वर्ड बोला है, नेट करंट ओवर वन साइकिल। एक पूरी साइकिल में, यानी एक पूरे ऑसिलेशन में कितना करंट होगा? पूरी एक में, ये जो पीरियोडिक एक होता है ना, इसमें। तो इसलिए हम लोग कंप्लीट लिख रहे हैं पूरा एक साइकिल का। तो DI का I E0/L इज कांस्टेंट जो आपका बाहर आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t, और सिंस t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल था बट t के साथ अदर देन ओमेगा है, तो वो डिवाइड में चला गया। Am I clear with this integration? The integration of sine is minus cos omega t, but t other than है, मतलब t के रिस्पेक्ट में कुछ है, तो वो डिवाइड में जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में जाता, तो इंटीग्रेशन में कहां गया? डिवाइड में। तो I का फॉर्मूला क्या बना? इट इज E0/omega-L cos omega t। So this was the EMF जो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया, और ये वो करंट है जो हमें इंडक्टर में मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोगों ने दिया और वो हमारा EMF
इंड्यूस ईएमएफ के एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट होना था। तो ये वो करंट है जो हमें मिला। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है जो आपको समझना है। दिस इज द ईएमएफ एंड दिस इज द करंट। तो इस ईएमएफ को और इस करंट को क्या आप कंपेयर कर सकते हो अभी? कैन यू कंपेयर? बिकॉज देखो एक सीधा सा फंडा है, इफ यू वांट टू कंपेयर एनी टू थिंग्स और एनी टू वेरिएबल्स, तो डेफिनेटली उनको कंपेयर करने के लिए एक जो रेफरेंस होना चाहिए, जो एक कहते हो ना बेस होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर आप दो स्टूडेंट की हाइट मेजर करना चाहते हो तो दोनों को एक ही लेवल पे खड़ा करो, वो बेस सेम करो ताकि दोनों की हाइट पता चले। तो पॉइंट इज दैट ये वेरी कर रहा है साइन के अकॉर्डिंग और ये वेरी कर रहा है कॉस के अकॉर्डिंग। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? आइदर या तो इस साइन को कॉस में बदलिए या इस कॉस को साइन में बदलिए। तो इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते और वी विल नॉट डू एनीथिंग। हम लोग इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। द रीजन इज बिकॉज ये एसी सोर्स है, ये वो सोर्स है जो अल्टरनेट एसी जनरेटर ने हमें बना के दिया। तो ये डिवाइस बना के दे रहा है। तो डिवाइस अगर आपको आउटपुट ये दे रहा है तो आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसको वेरी करते हैं। तो यहां पे क्या है? cos ओमेगा t। तो some trigonometry will be required and the trigonometry you all know that cos theta is equal to sin 90 minus theta। sin pi by 2 minus theta cos theta के बराबर होता है। आप लोग वैल्यू को देख सकते हो। जैसे sin, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल दूं, sin 90 minus 30 उतना ही होगा जितना cos 30 होता है। चेक कर लो। sin 90 minus 30 इट इज 60। तो sin 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास रिलेशन है। सो हम लोग cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? I is equal to minus e naught by omega L sin pi by 2 minus थीटा कितना है? ओमेगा t। डन। माइनस साइन को अंदर लेके जाएं। क्यों अंदर लेके जाएंगे? एक और ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी प्लीज आपको, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्री इज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, या थीटा कुछ भी लिखिए। यानी साइन के साथ अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। कॉस में नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही रहता है। डन है। तो यहाँ पे साइन है तो ये नेगेटिव साइन यहां जैसे देखो बाहर है, तो हम अगर इसे रिवर्स में यूज करें तो अंदर लेके जा सकते हैं। तो I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एम आई क्लियर टू दैट? तो हमारे पास यहाँ पे करंट का इक्वेशन क्या बना? द इक्वेशन फॉर द करंट इज I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और जिसको हम लोगों ने यहां से देखा है। डन है। और दिस ई नॉट बाय ओमेगा एल वुड बी टेकन एज आई नॉट। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो लेट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो हमारे पास आई का एक्सप्रेशन क्या बना? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। This is the final expression for the current। तो हमारे पास करंट का फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? That I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। अब देखिए क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? Definitely we can compare। यहाँ पे वेरिएशन साइन है, यहाँ पे भी साइन है। इसका फेज एंगल ओमेगा टी है और इसका फेज एंगल ओमेगा टी माइनस समथिंग है, और यहां पे वो समथिंग कितना है? पाई बाय 2 है। और अभी जब आपके साथ फेजर डायग्राम डिस्कस किया था तब बात हुई थी हमारी कि जो करंट का इक्वेशन है, जो करंट का जो फेज एंगल है वो वेरी कर सकता है। रजिस्टर के केस में सेम आया कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बट इंडक्टर में नहीं आया। इंडक्टर में इफ यू प्रोवाइड E is equal to E naught sin omega t, then I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। यानी ये इसके फेज एंगल से पाई बाय 2 यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री पीछे चलेगा। इसे अभी हम लोग कंक्लूजन की टर्म में लिखेंगे। तो बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन दी ऑल दी डाटा। अब तक सारा डाटा नोट कर लीजिए। डन है। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या मिला?
इंडक्टर का, द कंक्लूजन दैट वी गॉट, इफ E is equal to E naught sin omega t, then I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. Am I clear to that? डन है? तो हमारे पास नोट क्या है बेटा, इस बार का नोट क्या है? द नोट इज वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी और करंट का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस समथिंग। तो बताइए फेज की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल, वोल्टेज और करंट दोनों में से लीड कौन कर रहा है, आगे कौन चल रहा है? आगे कौन चल रहा है? वोल्टेज, ओमेगा टी है ना। पीछे कौन चल रहा है? करंट। और कितना पीछे चल रहा है? पाई बाय 2. सो नोट इज दैट इन ओनली इंडक्टर, क्या, अगर आपके पास केवल इंडक्टर है, सो इन ओनली इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. इस बात को सब याद रखेंगे कि अगर इंडक्टर है, रजिस्टर था, तो रजिस्टर में ना तो कोई लीड कर रहा था ना कोई लैग कर रहा था। तो अगर आप रजिस्टर कनेक्ट करते हो तो जिस फेज एंगल का अल्टरनेट वोल्टेज है, अल्टरनेट करंट भी उसी फेज एंगल का होगा। बट अगर आप इंडक्टर को कनेक्ट करते हो एसी के साथ, तो आपका करंट पाई बाय 2 पीछे चलेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, वोल्टेज लीड, लीड मतलब आगे चलना, किसको लीड कर रहा है? करंट को। कितने एंगल से लीड कर रहा है? पाई बाय 2। यानी यहां पे फेज का डिफरेंस कितना हुआ? फेज डिफरेंस फाई कितना डिग्री है? पाई बाय 2। रजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना था? 0 डिग्री। और यहां पे लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। या तो आप ऐसे बोलिए वोल्टेज लीड, या फिर ऐसे बोलो करंट लैग। ऐसे बोलो वोल्टेज आगे चल रहा है, या फिर ऐसे बोलो करंट पीछे चल रहा है। दोनों के एक ही मीनिंग है। Am I clear to that? डन है? ओके, ग्राफिकल और फेजर डायग्राम पे आते हैं, बट उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। I naught is equal to E naught by omega L, हमने इस टर्म को I naught ले लिया था। तो सिंस we have taken I naught is equal to E naught by omega L, डन। अब आइए एक उस जर्नल फॉर्मूले से जो मैंने लास्ट लेक्चर और प्रीवियस लास्ट टू लास्ट लेक्चर वहां पे भी डिस्कस किया था, वो ये करंट इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय अपोजिशन। होता है कि नहीं होता? तो ये काम अभी अभी हम लोगों ने रजिस्टर पे भी किया था। क्या किया था हम लोगों ने? I naught is equal to E naught by R। वो रजिस्टर का अपोजिशन था वोल्टेज, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी देखो I naught, व्हाट इज I naught? पीक करंट। व्हाट इज E naught? पीक वोल्टेज। तो डेफिनेटली अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो इस ओमेगा एल को क्या होना चाहिए? व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी अपोजिशन। बट ये अपोजिशन कौन लगाएगा? क्योंकि सर्किट में कौन लगा हुआ है? इंडक्टर। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बुलाओगे आप लोग इसे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। द सिंबल इज XL। क्या बुलाएंगे आप लोग इसे? वी विल कॉल दिस एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मींस द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ये इंडक्टर के द्वारा लगाई गई अपोजिशन है। ये अपोजिशन है, L कोई अपोजिशन नहीं था। L क्या था? इट वॉज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू इंड्यूस द EMF विद इन द कॉइल इटसेल्फ। इस बात को समझिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये समझते हैं कि रजिस्टर R ये उसका अपोजिशन है, तो L इंडक्टर की अपोजिशन है। नो, L इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि इंडक्टर यानी सोलेनॉइड EMF कितना इंड्यूस कर सकता है। तो अपोजिशन तो ये आई ना अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय अपोजिशन होता है। क्लियर है? और इंडक्टर की अपोजिशन को आप लोग क्या बुलाएंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे पास XL का फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा L, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं, 2 पाई म्यू। फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस आपको सारी चीजों की जरूरत होगी, बट न्यूमेरिकल में मैं आपको हर चीज की प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। Am I clear to that? So the point is inductive reactance.
तो हमें यहां से एक और चीज भी पता चल गई। तो अब तक के कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन टिल नाउ इन द इंडक्टर इज दैट इफ वी प्रोवाइड E is equal to E naught sin omega t to the inductor, then the current would be I naught sin omega t minus pi by 2. डन है? इसका मतलब इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को। कितने एंगल से लीड करेगा? पाई बाय 2। इंडक्टर की उस अपोजिशन को हम लोग क्या बुलाएंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस, whose symbol is XL and which is numerically equal to omega into L। यानी ये इंडक्टर की अपोजिशन है, इस बात को याद रखो। रजिस्टर की अपोजिशन R होती है, इंडक्टर की अपोजिशन XL होगी, L नहीं होगी। मैं फिर से बता रहा हूं। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फेजर डायग्राम। चलिए आ जाते हैं फेजर डायग्राम के ऊपर और अब डायग्राम में देखते हैं। फेजर डायग्राम स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दिस डेफिनेटली। ओके, तो हमारी वोल्टेज कितनी थी? E नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारी वोल्टेज है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने ड्रॉ कर लिया भाई, ये रहा मेरा E नॉट, दिस इज माय E नॉट, और उसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। सो फेज एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से, सो माय फेज एंगल इज ओमेगा टी। क्लियर हो गया? अब आते हैं करंट पे। तो करंट कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी वोल्टेज लीड करना चाहिए करंट से, और दूसरी भाषा में बोले तो करंट लैग करना चाहिए, करंट पीछे होना चाहिए। फेज एंगल की टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो फेज की टर्म में करंट पीछे होना चाहिए। और अगर करंट पीछे है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो पाई बाय 2 पीछे है, वो भी कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इससे पीछे आ जाओ, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा करंट होगा। कितना एंगल पीछे? पाई बाय 2 एंगल पीछे, करंट पाई बाय 2 पीछे। क्लियर हो? और इस करंट का रेफरेंस लाइन से जो एंगल होगा, द एंगल ऑफ द करंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यही करंट का फेज एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहां पे फिर से डाउट आ सकता है, आप ये सोचो सर ये पूरा पाई बाय 2 है, ये ओमेगा टी है, तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये केवल ग्राफिकल या वेरिएशन वाला रिप्रेजेंट नहीं है, ये केवल फेज यानी एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो रेफरेंस लाइन जो कि हमने ये लिया हुआ है, रेफरेंस लाइन से हमेशा फेज एंगल बनाए जाते हैं। तो वोल्टेज का फेज एंगल है ओमेगा टी, करंट का फेज एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और वोल्टेज करंट से देखो पाई बाय 2 लीड भी कर रहा है। तो ये सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा आपको, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। आई एम अगेन टॉकिंग ऑन दैट। नाउ द लास्ट थिंग इज ग्राफिकल डायग्राम। देखो फिर से 3 डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट वन वाज योर सर्किट डायग्राम, देन वी हैव डन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और हमारे पास नोट आ गया, और एक ये नई चीज आई। Then we have done phasor diagram and at least last चलिए ग्राफिकल डायग्राम पे बात करते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। टाइम वर्सेस ईएमएफ। तो ईएमएफ तो कैसे वेरी कर रहा है? साइन ट्रिग्नोमेट्री, तो ईएमएफ तो साइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हो गया ये ईएमएफ। सो दिस इज योर E is equal to E naught sin omega t। अब करंट के बारे में बात करते हैं। करंट क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी करंट भी साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बट उसका फेज एंगल ओमेगा टी माइनस समथिंग है। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर ओमेगा टी 0 है, इफ ओमेगा टी इज 0, तो ईएमएफ भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0। बट अगर ओमेगा टी 0 रहा तो करंट 0 नहीं होगा, बिकॉज करंट का एक्सप्रेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर ओमेगा टी 0 हो भी जाता है तो 0 माइनस 90 बचेगा, और साइन में माइनस साइन बाहर आ सकता है, तो इसका मतलब -1 होगा। क्या होगा? -1। तो इसका मतलब जब ईएमएफ 0 डिग्री पे, जब टाइम 0 था, जब ओमेगा टी 0 था, तो ईएमएफ भी 0 था। बट जब ओमेगा टी 0 है, क्योंकि टाइम 0 है, तो उस टाइम I 0 नहीं है, I की वैल्यू साइन -90 पे है, और -90 मतलब -1, तो -1 नीचे से शुरू होगा। डन है?
अब आ जाइए, अगर ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाए, ध्यान से सुनना, इफ ओमेगा टी इज 90 तो साइन 90 मैक्सिमम पहुंच गया, बट अगर वही 90 यहां पे हो जाए तो 90 माइनस 90 0, यानी जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पे पहुंचा तो हमारा जो करंट था वो 0 पे पहुंचा। तो जब हमारा ईएमएफ 0 था तो करंट -1 में था, जब हमारा ईएमएफ 1 पे पहुंचा तो हमारा करंट 0 पे पहुंचा। अब आ जाइए 180 डिग्री, साइन 180 फिर से 0, तो ईएमएफ वापस से 0 पे आ गया 180 पे, डन है। बट जब 180 माइनस 90 होगा, तो यानी जब आपका एंगल 180 डिग्री था तो ये जो करंट है वो आपको 180 माइनस 90 मतलब 90 की वैल्यू शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा। अगली बार जब ये अपोजिट साइड में मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो ये मिनिमम पे होगा, और जब ये 360 पे पहुंचेगा तो ये अपनी 270 की वैल्यू दिखा रहा होगा। दिस इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। आई होप यू गॉट इट। मतलब जो करंट का ग्राफ है, जो करंट का वेरिएशन है, क्योंकि हम ग्राफिकल देख रहे हैं, तो करंट का जो ग्राफ है वो वोल्टेज से हमेशा पाई बाई 2 पीछे पहुंचेगा। जब ईएमएफ 90 की वैल्यू दिखाएगा तो करंट 0 पे होगा पीछे, जब ईएमएफ 180 की वैल्यू दिखाएगा तो करंट 90 की वैल्यू दिखाएगा, जब ईएमएफ 270 की वैल्यू दिखाएगा तो करंट 180 की वैल्यू दिखाएगा, जब ईएमएफ 360 की वैल्यू दिखाएगा तो ईएमएफ 270 की वैल्यू दिखाएगा, यानी ये हर बार उससे पाई बाई 2 एंगल पीछे चलता रहेगा। Am I clear? This is the conclusion, variation, phasor relation and everything when the alternate source is get connected across the inductor। तो जब आपका अल्टरनेट सोर्स इंडक्टर के साथ कनेक्ट होगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने है, क्या? वोल्टेज लीड करेगा पाई बाई 2 से, और इंडक्टर की उस अपोजिशन को बुलाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। गॉट दैट पॉइंट? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन सीखी, इंडक्टर का अपोजिशन देखा, कौन लीड करेगा ये भी पता चला, फेजर डायग्राम एंड ग्राफिक। ओके, एंड बिफोर लीविंग और बिफोर फिनिशिंग ऑफ दिस लेक्चर एक छोटा सा रिलेशन है एक्सएल वर्सेस म्यू, थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं। एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बहुत ओकेजनली पूछ लिया जाता है, बट फिर भी, तो एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट है? डायरेक्टली, सो द ग्राफ वुड बी द स्ट्रेट। तो ये ग्राफ इसी के साथ बना लेंगे, डन है। सो एवरीथिंग अबाउट ओनली इंडक्टर। तो देखो आप बहुत चीजें इंक्लूड कर रहे हो, सर्किट डायग्राम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फेजर डायग्राम एंड ग्राफिकल डायग्राम, ये 4 चीजें आपको देखनी है, और यहाँ पे 3 तरीके के डायग्राम है। हाँ, इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम टीचर इज गोइंग आस्किंग। टीचर अगर आपसे ये बोलता है, टीचर विल से दैट if an AC source is connected across inductor, prove that voltage lead, प्रूफ करके दिखाइए वोल्टेज लीड करता है, तो यहां तक छोड़ दो। फिर टीचर आगे बोलता है कि उसका फेजर डायग्राम बनाओ, तो फेजर डायग्राम बनाओ। ग्राफिकल के लिए बोलता है तो ग्राफिकल। तो जैसा टीचर डिमांड करता है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ही कॉपी करने लगे, बट हम तो यहाँ पे अपने नोट्स बना रहे हैं, सो वी विल पिक ईच एंड एवरी स्मॉल पॉइंट्स। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्टली फेजर डायग्राम, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन ओनली रजिस्टर, की अगर रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या है, और ओनली इंडक्टर। तो आज हमने रजिस्टर और इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया। इन फ्यूचर लेक्चर हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कभी आर एल 2, अभी तक तो एक एक आ रहा था ना, फिर 2 आएंगे और फिर लास्ट में तीनों भी आएंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हो, इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ। सो प्लीज कंप्लीट इट। इफ यू गॉट एनी डाउट, क्लियर योर डाउट बेटा प्लीज सून।